everybody, welcome back to the channel. Now, this video is for all those people who will be appearing in UPSC 2024 prelims and this will be their serious attempt. By serious, what I mean is कि suppose आपकी preparation को सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं and you are thinking कि आप देंगे, तो पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दे रहे हैं तो आप सिर्फ ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहे होंगे, तो आप जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं आप उस हिसाब से पढ़िए. देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट. बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो अभी सीरियस अटेम्प्ट देंगे एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका प्रीलिम्स अच्छा जाएगा बिकॉज दे विल बी वर्किंग हार्ड एंड उनको थोड़ा डायरेक्शन पता है कि हाउ टू प्रोसीड. सो उनको मीन्स को लेके बहुत सारे डाउट्स होंगे इफ़ दे आर नॉट thorough with their means preparation, right? So I just thought let me make a video over this because I was getting a lot of comments over this कि क्या करना चाहिए. So let me start with this. So these are some questions जो अभी सबके दिमाग में घूम रहे होंगे. So first is like, can I clear prelims in these less than 5 months? As we all know 5 महीने भी नहीं बाकी हैं अभी एग्जाम को exactly. तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी आई एम इन द मिडल ऑफ माई मेंस प्रिपरेशन, अभी भी ख़त्म हुआ है, मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो कैन आई क्लियर प्रीलिम्स इन दीज 5 months. फिर दूसरा है कि अगर मेरा हो भी गया तो मेरा मेंस तो इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, अभी तक मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा है, तो मैं क्या करूँ. तीसरी चीज़ है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. अगर आप मेंस के लिए पढ़ते भी हैं तो आपको कहाँ फोकस करना चाहिए. नाउ द थिंग इज देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द पीपल हु हैव नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स येट. तो मैं आपको सीरियसली एडवाइस करूँगी कि आपको अगर मेंस के लिए कुछ करना है तो आप पहले अपने ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए. दैट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू. ठीक है, आई एम समबडी जो पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी मतलब, तो मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता था, मेंस का मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था. सो व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि मैंने ऑप्शनल की लेक्चर्स लगाई थी, नोटबुक में लिख लिया था, और जब मेरा प्रीलिम्स हुआ तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि हाउ शुड आई प्रोसीड एंड आई वॉज बिजी बिल्डिंग अप दी कंटेंट. मैं यहाँ से कंटेंट देख रही थी, वहाँ से कंटेंट देख रही थी. आई वॉज जस्ट एडिंग वैल्यू टू माई मटीरियल, नॉट फोकसिंग ऑन कि मेरा जो लर्निंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो. क्योंकि चाहे आपने आधा पेज याद किया है बट अगर आपको वो समझ आया है ना तो यू विल बी एबल टू मेक 1 पेज आउट ऑफ दैट हाफ पेज नोट. ठीक है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज अटेम्प्टेड मीन्स, वो लोग हैं. I'll be talking about both the categories, बट अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि दिस वॉज फॉर द पीपल हु हैव नॉट क्लियर्ड मीन्स. तो आप ये 3 चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने लिखी थी कि एटलीस्ट 50 to 60% ऑप्शनल ऑफ योर्स शुड बी डन. तो आप अभी 10th Feb तक अगर आपको लग रहा है तो आप अपना टाइम दे सकते हैं. यू कैन डिवोट वेरी प्रॉपरली, मतलब यू कैन डू दैट कि आप 3 घंटे रोज़ दे सकते हैं अपने ऑप्शनल को, सो दैट 50 to 60% आपका ऑप्शनल हो जाए और आप उसको साइड में रख दें कि इसको लेके मुझे दूसरे कंटेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है. ट्रस्ट मी, दिस विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम वंस यू गेट क्लियर्ड थ्रू द प्रीलिम्स. ठीक है, दूसरी चीज़ है आपको आंसर राइटिंग करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू. अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों लिखा है कि डू नॉट गेट एनरोल्ड इनटू एनी टेस्ट सीरीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई होप आई एम क्लियर विद दैट कि अभी आपको टेस्ट सीरीज लेने का भी कोई मतलब नहीं होता, चाहे आपका ऑप्शनल ही क्यों ना हो. आप हमेशा जब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता ना और आपके पास पूरा साल का गैप नहीं है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करें, चाहे फिर वो आपका ऑप्शनल है, चाहे फिर वो आपका जीएस का कोई सब्जेक्ट है, या फॉर दैट रीज़न कोई भी चीज़ है. उससे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसके मॉक्स मतलब उसके मॉडल आंसर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. थर्ड इज दी एथिक्स. नाउ एथिक्स इज समथिंग जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप जितना उसमें हार्ड वर्क डालेंगे. नॉट एग्जैक्टली हार्ड वर्क, एक्चुअली वो एक ऐसा एरिया है कि अगर आप उसको 15-20 दिन भी अच्छे से करते हैं और उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा दिन करते हैं ना इंस्टेड, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी. इट इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जहाँ पे मेहनत कम लगती है लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग इज अटेम्प्टेड मीन्स. फॉर दोज पीपल जिन्होंने मीन्स अटेम्प्ट किया लाइक फॉर मी, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वीक एरियाज. लाइक आपने अभी अभी एग्जाम दिया होगा, आपको पता चला होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे अच्छे से, आपको लग रहा है कि आप एड्रेस नहीं कर पाए क्वेश्चंस, या फिर आपकी क्वालिटी बेटर नहीं थी, आपका कंटेंट बेटर नहीं था.
ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पहले उस पर अपना काम करना है। सेकेंड इज यू हैव टू फोकस ऑन एथिक्स एंड ऑप्शनल। अभी ये जो 1.5 महीने का विंडो है ना, टिल 15 फेब या 20 फेब या फिर फेब के लास्ट तक, फॉर दोज पीपल जिन्होंने मेंस किया हुआ है, अटेम्प्ट किया हुआ है, आप आराम से फेब के लास्ट तक थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल से कि प्लीज़ प्रीलिम्स को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा डायनामिक हो गया, डाइसी हो गया है, स्पेशली सी सेट वाला पोर्शन। तो आप ये दोनों लोगों के लिए जिन्होंने मेंस कभी लिखा है या नहीं लिखा है, आप कितना भी अपने मेंस पे ध्यान दे रहे हैं, बट डू नॉट निगलेक्ट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत ज़्यादा आजकल मतलब डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है, न्यू पैटर्न्स के हिसाब से, तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। थर्ड इज लाइक यू हैव टू वैल्यू एंड रिच योर आंसर्स। सपोज आपको लग रहा है मेरे ऑप्शनल के नोट्स तैयार हैं, आंसर राइटिंग भी थोड़ी बहुत मैं कर ही रहा हूँ, और एथिक्स और ऑप्शनल मेरा सही है, मतलब जैसा आप करके आए थे, तो आप क्या कर सकते हैं ना, वैल्यू एनरिचमेंट कीजिए। उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप टॉपर्स की कॉपी देखिए कि आपके और उनके आंसर्स में फ़र्क क्या आ रहा है। सी नोबडी इज़ परफेक्ट, बट क्या है कभी कभी हमें ना बहुत सारी चीज़ें उनके, जैसे आप टॉपर्स की आंसर शीट्स देखेंगे ना, तो आपको कुछ फ्रेजेस दिखेंगे, कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, चाहे जीएस का आंसर हो या फिर एथिक्स हो, जो वो एक्सक्यूज़ मी, जो ना वो हर जगह यूज़ करते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी खासकर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बनाइए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स डालिए जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल जगह पे यूज़ हो पाए। मैं नोट मेकिंग के लिए भी एक वीडियो अलग से लाऊंगी, इस वाले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वॉज द थिंग। नाउ दीज आर सम पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, जो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि इन दिस कमिंग 1 month you have to set your resources aside. This I'm talking about means, be it GS, be it ऑप्शनल और एथिक्स। मान लीजिए आपके पास जीएस के लिए टाइम नहीं है, डू दिस फॉर एथिक्स एंड ऑप्शनल, एंड बेसिकली फॉर ऑप्शनल आई एम टॉकिंग अबाउट। कि मान लीजिए जैसे मेरी एंथ्रोपोलॉजी है, तो मुझे पता है मेरी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मुझे ये नोट्स हैं, यहीं से पढ़ना है। आई विल नॉट लुक बियॉन्ड दिस। मैं सिर्फ इसमें वैल्यू ऐड करूँगी, वो भी तब जब मैं टेस्ट सीरीज एनरोल करूँगी और उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ एडिशनल वैल्यू एनरिचमेंट मिलेगा, तब मैं केस स्टडीज़ या फिर कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है। बाकी इतना क्लियर होना चाहिए कि आई विल डू दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट रन बिहाइंड द कंटेंट। दिस इज समथिंग दैट आई मेड अ ब्लंडर मिस्टेक विद इन माई फर्स्ट मेन्स अटेम्प्ट। पिछले साल मैंने किया था, आई वॉज जस्ट रनिंग बिहाइंड द मटीरियल कि ये आ गया है मार्केट में, मुझे इसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। GS1 में यू विल नॉट बिलीव आई चेंज माई 2-3 रिसोर्सेज, ठीक है। सो you don't have to do that. Third is initially while answering answer writing do not focus on time limit but on recalling of the content. आप जब स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग, तो आपको क्या करना है, आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई आंसर 7 मिनट्स में लिखना है। आप पहले ये सोचिए स्टार्टिंग में कि ठीक है 10-15 मिनट्स भी लग रहे हैं, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। योर फोकस शुड बी कि जो मैंने याद किया था, जो मैंने पढ़ा था, क्या मैं उसका 50-60% भी लिख पा रहा हूँ। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Next is you have to follow hub and spoke model in note making. I'll just explain this. Just a moment. I'll just show you. Hub and spoke क्या होता है? मान लीजिए आपको नोट बनाना है ई टेक्नोलॉजी पे, just let me write, okay? ई टेक्नोलॉजी पे, ई टेक्नोलॉजी इन दी एड ऑफ फार्मर्स पे आपको बनाना है। ओके, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ये आपने देख लिया ई टेक्नोलॉजी, दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। अब क्या करना है, आपने ये ई टेक्नोलॉजी वाला आपने लिखा अपने नोट में, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी रब दिस। ई टेक्नोलॉजी वाला आपने लिखा, हब एंड स्पोक क्या होता है, आपने ऐसे करना है, इस तरीके से आप सब नोट कर लेंगे अपना। जैसे कि सपोज उन्होंने एक में चैलेंजेस पूछा है क्वेश्चन में किसी ईयर में, ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको नोट मेकिंग का आइडिया दे रही हूँ कि आप जब भी किसी चीज़ की नोट मेकिंग कर रहे हैं, सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई इन दी ऑप्शनल टू। सो दिस इज चैलेंजेस हो गया। किसी साल में उन्होंने एडवांटेजेस पूछा है आपसे, किसी साल में उन्होंने आपसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पूछे हैं, ओके। किसी साल में उन्होंने पूछ लिया है व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स इन दी ई टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट हैपेंड इज यू हैव गॉट 4 पॉइंट्स जो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हैं। फर्स्ट इज चैलेंजेस, सेकंड इज एडवांटेजेस, थर्ड इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फोर्थ इज न्यू डेवलपमेंट्स जो इसमें इस फील्ड में हुए हैं।
यू हैव 4 थिंग्स। तो जब भी आप लिखेंगे ना नोट मेकिंग में, आपने क्या करना है, पहले आपको ई टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपका जो नोट मेकिंग होगी उसमें ये 4 पैरामीटर्स पे ज़रूर आपका मतलब ये जो 4 मैंने आपको बताए कि चैलेंजेस एडवांटेजेस, आपके पास सब चीज़ों के लिए नोट्स होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कंटेंट हर चीज़ पे 4 मतलब आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए रेडीमेड, जो आपको पता है कि दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, तो चांसेस होती हैं कि अगली बार वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन थिंग इन मेन्स इज ना, आपको एक चीज़ बता दूँ, यू विल हैव limited content, remember that, okay? Limited content. What you have to do is you have to mold this into demand of the question, right? आपके पास हमेशा कंटेंट लिमिटेड होगा। ई टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, आपने उसको किसी और तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन आपको उस क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए अपने कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द आर्ट दैट यू लर्न विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? ये आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आएगी। नो बडी इज़ बॉर्न विद दिस आर्ट। आप ये सीखते हैं टाइम के साथ, एंड द बिट जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा आपके आंसर्स अच्छे होते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, राइट? सो दिस इज डन नाउ। और लास्ट पॉइंट था कि डिवोट एटलीस्ट सम आवर्स टू प्रीलिम्स एंड सीसैट। चाहे आप कितना भी मेंस के लिए आपको डिलेमा लग रहा है, बट एटलीस्ट आप कुछ टाइम दीजिए अपने प्रीलिम्स को और सीसैट को, उस पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। नाउ आई एम डन विद दिस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर करूँगी जो मुझे ना लोगों ने पूछे थे। इसमें वो नहीं हो पा रहा, ओके हाँ, तो मैं कुछ आंसर करूँगी जो था। लेकिन इस वीडियो से पहले आप इतना ज़रूर सीख लीजिए कि मैंने ये बोला है कि आप इन 1 महीने में एटलीस्ट अपने ऑप्शनल को तैयार कर लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट उसका 50% मेक श्योर दैट यू आर डन विद दैट। उसको साइड कर दीजिए, मिनिमम 50 to 60%। अगर नहीं हो पाता है वो बात की बात है, बट पुट योर हार्ड वर्क इनटू दैट। आप अपना उसको शॉर्ट करके साइड में कर दीजिए कि आई विल नॉट लुक बियॉन्ड दिस थिंग, मेरा 60% सिलेबस हो गया है, आई विल जस्ट हैव टू रीड एंड राइट देन। वो जो 3 महीने की विंडो होती है ना, ट्रस्ट मी दैट 3 months विंडो during the prelims and mains, that is only for practice. I am somebody who has learnt it the hard way. I don't want you to learn that way. आप प्लीज़ मेरी तरह मत सीखिएगा। आप पता चला कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, इसके पीछे नहीं। आप जितना आपने पढ़ा है, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, ट्रस्ट मी दोज आर सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है? नाउ लेट मी आंसर द क्वेरीज जो मेरे पास थोड़ी सी आई थी कि हाउ डू यू डिसाइड द सब्जेक्ट प्रायोरिटी। तो योर प्रायोरिटी शुड बी ऑप्शनल फॉलोड बाय एथिक्स, essay, and then you will have GS1, मतलब ये सब ठीक है, GS2, फिर GS3 and then GS4, okay? This is the thing. एक और क्वेश्चन था कि हाउ डू यू डिवाइड द टाइम ऑफ ईच पेपर। सबसे ज़्यादा टाइम आपको अपना ऑप्शनल पे देना है, ओके? योर 50% ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द टाइम शुड गो टू योर ऑप्शनल, क्योंकि वो एक स्कोरिंग एरिया है। वहाँ पे क्या होता है, आप जितनी मेहनत करेंगे ना वो दिख रही होगी, जितना आप वैल्यू आप अलग आंसर लिखेंगे उतना लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? तो आप उस पर जितनी मेहनत करेंगे वो वहाँ पे दिखेगी पेपर में। सो दिस इज समथिंग वेरी रिवॉर्डिंग। बाकी GS 1 2 3 4 ना सबका सेम रहता है, अगर आप एक डिसेंट आंसर लिख रहे हैं विद द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, दैट इज फॉर श्योर। Third was कि how do you interlink with subject as well as current affairs. Now see, whenever you are reading something ना, always remember read it in a holistic way. मतलब अगर आप कुछ भी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी ये रेमिशन का केस आ रहा था बिल्किस बानो केस में, ठीक है? आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप उसको होलिस्टिक तरीके से लिखिए कि व्हाट आर द प्रोविजंस, इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल में पावर दी गई है, फिर CRPC में इसका क्या चेंज है और क्या क्या है। तो जब आप पढ़ेंगे ना कि इसका आगे मतलब आप एनालिटिकल तरीके से पढ़ते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आप कहाँ पे इंटरलिंकिंग करेंगे। कोई ये जो GS 1 2 3 4 के सब्जेक्ट्स हैं ना, इनके टॉपिक्स आपको अलग लग सकते हैं, बट इनके पॉइंट्स बहुत कॉमन होते हैं। लाइक विमेन का अगर क्वेश्चन आ रहा है GS 1 में, ठीक है, तो आप उसको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे। लेकिन जब GS 2 में आता है
तो आप उसको गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं, सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में आप क्या सोचेंगे कि आप क्या स्कीम्स लेकर आ रहे हैं वुमेन के लिए, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है। अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि जीडीपी में कितना हो रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम आर वर्किंग, उनका जॉब रेशियो क्या है, उनकी मतलब एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन कैसा है। यही है GS4 में आप एथिक्स सोसाइटी के नज़रिए से देखेंगे विमेन को, मतलब वैसे वाला आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ इफेक्ट विमेन के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है, कि वाई देयर इज़ अ बायसनेस टूवर्ड्स विमेन, ये सब आप पढ़ेंगे। सो सी एंगल वही है विमेन, बट वो सब्जेक्ट के तौर पे चेंज होता है, एंड दैट इज़ व्हाट यू कॉल इंटरलिंकिंग। जैसे आपको खुद से पता होना चाहिए, द मोमेंट यू गेट अ क्वेश्चन ना आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन से सिलेबस के पार्ट से पूछा गया है। सो दैट इज़ वाई वी से कि सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो सिलेबस का एक एक कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, उस पर आपके पास अपना कंटेंट होना चाहिए। और उस कंटेंट के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू डू। उस कंटेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्वेश्चंस आए हैं, एंड बिल्ड योर नोट्स ऑन दैट बेसिस। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ पा रहा है मैं क्या कह रही हूँ। कोई भी आप कंटेंट बना रहे हैं तो आप पूरे सिलेबस के कीवर्ड्स पे जाइए, इंक्लूडिंग GS 1, 2, 3, 4। आपके रिसोर्सेज वही होंगे। 250 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए आपके पास एक पेज का नोट बहुत है, लास्ट में आपको उतना ही याद रहेगा। बैकग्राउंड आपको समझना होता है, बैकग्राउंड आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना होता। तो वेन एवर यू आर हैविंग अ फर्स्ट रीडिंग, डू नॉट राइट द नोट्स देयर एंड देन। और आपके नोट्स हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए बनने चाहिए, चाहे फिर वो ऑप्शनल हो चाहे फिर वो GS हो, आपको हमेशा ऐसा करना है। नेक्स्ट वाज कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस की डिमांड को मीट कर रहे हैं कि नहीं। ओके, दिस वाज अ क्वेश्चंस कि डिमांड को आप एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, आपने कोई भी आप टेस्ट सीरीज लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए, आप उसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसको आप अपने एक मॉडल आंसर से कंपेयर कीजिए। नाउ मॉडल आंसर से आपके सारे पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं, डेफिनेटली ये सिंपल सी बात है, नहीं मिलेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि मान लीजिए चैलेंजेस पूछे थे तो आपने चैलेंजेस ही लिखे हैं, या फिर आप उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज लिख के आ गए, या फिर रीजंस लिख के आ गए। सब चीज़ें अलग हैं, कॉन्सिक्वेंस भी अलग होता है, रीज़न भी अलग होता है, चैलेंजेस अलग होता है। हर चीज़ का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। एंड इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा है, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो आप उसके ऊपर छोटा सा लिख भी सकते हैं 1, 2, 3, एंड यू शुड नो कि आपके आंसर में 3 पार्ट्स आने चाहिए ब्रॉड ब्रॉड, जो एग्जामिनर देख के पसंद समझ आ जाए उसको। तो दिस इज़ द वे यू आर सपोज टू एड्रेस। पहले आप अपना आंसर अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आप उसको कंपेयर कीजिए कि आपने मेजर मान लीजिए 8 पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें से अगर आपने 4 भी मेंशन किए हैं, उसके आसपास के हैं, तो ठीक है आप कर रहे हैं। और जो बच गया, अब उसके बाद क्या है, आपने आगे नहीं बढ़ जाना, आपने वो 4 पॉइंट जो वहाँ पे मेंशन थे वो भी आपने लिखने हैं। सो दैट क्या होगा, अगली बार आपके पास जितना आप ऐसे, इसको कहते हैं नॉलेज को इन्हेंस करना और वैल्यू एनरिच करना। अपने नोट्स में मान लीजिए आपको कोई कीवर्ड है, कोई कमिटी रिकमेंडेशन है, या फिर किसी कमिटी का नाम आ गया जो आपको नहीं पता था, या फिर कोई जजमेंट देख लिया आपने कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ अपने आंसर में, राइट इट देयर एंड देन। वो होता है वैल्यू एनरिचमेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टार्ट आंसर राइटिंग। अगर आपने आज तक नहीं लिखी है एंड यू आर समबडी हुज एस्पायरिंग कि आप सीरियसली अटेम्प्ट देंगे, तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि उन 3 महीनों में आपको डर ना लगे। अभी 1 महीना है, 10 फरवरी तक, चाहे आपका मेंस हुआ हो या नहीं हुआ हो, एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो 2 से 3 आंसर लिख लीजिए, कुछ नहीं, उसमें से लिखिए जो आप पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ी, सपोज आपका वो चल रहा था, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, स्पेक्ट्रम में 1857 पढ़ा आपने, रिवोल्ट ऑफ 1857, उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। अब अटेम्प्ट में चाहे आप पैराग्राफ में लिखें, चाहे आप कुछ भी लिखिए, बट लिखिए तो सही। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये आपके अंदर से डर भगाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। नो बडी इज़ देयर टू चेक, उसको आप अपने मॉडल आंसर से चेक कीजिए। मॉडल आंसर आप मार्केट से कोई भी बुक लेके आइए, उससे चेक कीजिएगा। ये आंसर राइटिंग में मैं अलग से बताऊंगी, बट मैं फिलहाल के लिए आपको बता रही हूँ। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन योर आंसर राइटिंग, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डू दैट। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस, कि मैंने जो बताया है आपको कि आपने नहीं लिखा है तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए, कुछ भी लिखिए। पहला आंसर किसी का भी अच्छा नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। देखिए आप अभी से कर लेंगे तो अच्छा है, जब मजबूरी में किया जाता है उन 3 महीनों में, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसको किसी अच्छे डायरेक्शन में लगाएं, ना कि इस चीज़ पे जिस पे ऑलरेडी सब आपसे थोड़ा सा आगे होंगे। बहुत सारे लोग लिख चुके होंगे, उस टाइम पे कंपटीशन बहुत टफ होता है।
You will be fighting for each minute during those 3 months. Okay. Next is, आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे जहाँ पे आपको कंटेंट नहीं मालूम. नाउ कंटेंट नहीं मालूम, पहली बात, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं विच आर बाउंसर्स. रिमेंबर दैट दे आर. प्रीलिम्स में हम उन्हें बोलते हैं कि उनको छोड़ दीजिए अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है. मेंस में आप छोड़िए मत, वहाँ से आप कीवर्ड उठाइए और डिमांड समझिए. ठीक है. वाई, हु, हाउ, जो भी पूछा हुआ है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉन्सिक्वेंस, रीज़न, चैलेंजेस, कुछ भी पूछा है या फिर डिफाइन जो भी पूछा है, अगर आपको उसके कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट मालूम है जो आपको लगता है कि वो वहाँ पर ठीक बैठ रहा है, सो आंसर इट दैट वे. नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि आप अटेम्प्ट कर लें. एंड आई एम श्योर अगर आपने नॉर्मली डिसेंट कंटेंट सारा पढ़ा होगा तो वो आपको इतना तो आएगा कि आप उस पर कुछ लिख पाएँ. मान लीजिए आपको नहीं आ रहा तो वो किसी को नहीं आता होगा, क्योंकि एवरीबडी हैज़ रेड द सेम रिसोर्स. ओके. एक क्वेश्चन आया था पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैकब्राइड कमीशन, वो किसी को नहीं आता था, लोगों ने कुछ भी लिखा है, तो कोई बात नहीं, यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स इन दैट, बट एटलीस्ट आपको लग रहा है अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो पिकअप अ कीवर्ड फ्रॉम दैट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आप वो लिखिए जो उसने पूछा है. डू दैट. नाउ सोर्सेज फॉर सब्जेक्ट्स, लोगों ने पूछा था GS1 से GS4 तक मैं सोर्सेज बता दूं. आई विल बी डूइंग इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, मैं लेके आऊँगी. और नोट मेकिंग मैंने ऑलरेडी बता दी कि नोट मेकिंग आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होनी चाहिए. सो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल योर डाउट्स. अब जो भी आपको लग रहा है कि एथिक्स को कैसे अप्रोच करना है या फिर कोई रिसोर्सेज किसी के भी है, आई विल बी ब्रिंगिंग अ वीडियो ऑन दैट. ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, इट वॉजेंट मेंट टू बी दिस लॉन्ग, बट मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी तो मैं भी अपना मेंस का प्रिपेयर कर रही हूँ. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं हर चीज़ पे अलग अलग वीडियो बनाऊँगी. सो आई जस्ट थॉट कि मैंने पूछा था टेलीग्राम ग्रुप पे भी कि व्हाट आर द क्वेरीज, एंड आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम. आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप मी क्वेरी इन माई टेलीग्राम सेक्शन और द कमेंट सेक्शन बिलो. सो थैंक यू सो मच. और आप अभी से मेंस प्रिपेयर कर लीजिए. मेंस में एटलीस्ट ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, ऑप्शनल एंड एथिक्स. एंड इफ़ पॉसिबल आप ऐसे लिख सकते हैं प्रीलिम्स तक, जब भी आपका मन ना करे प्रीलिम्स अगले 5 महीनों में कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ब्रेक लेने का, तो राइट अ ऐसे देन. ओके. और ऐसे के लिए ये मत सोचिए कि मेरे GS 1 2 3 4 मैं सब पढ़ लूँगा तब लिखूँगा. नहीं, आपको जितना कंटेंट आता है, इफ़ यू आर इन अ स्टेट कि आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप इतना उम्मीद कर रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, तो ट्रस्ट मी आपको इतना कंटेंट आता है जिसके बेसिस पर आप ऐसे लिखेंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्टार्ट एट सम पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम डन. आई होप आप उसको करिए. वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग अप अ वीडियो नहीं मतलब एक इनिशिएटिव जहाँ पे हम आंसर राइटिंग करेंगे और आई विल चेक योर आंसर्स. जितना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आई विल ट्राई डूइंग दैट, एंड इट विल जस्ट बी अ फ्री इनिशिएटिव, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं. सो जितनी भी मेरे से हेल्प हो पाएगी आई विल try doing that. So I already told you, if you have any doubts, drop me that in the Telegram section. I'll be happy to help you. Thank you.